हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। हम हमारा लेसन कर रहे थे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और आज हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज जो है ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। अब आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भाई कांग्रेस का डोमिनेंस तो था इलेक्शंस के अंदर, तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया में थे ही नहीं, और अगर थी तो वो क्या कर रही थी, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा था और कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट पार्टीज थी जिनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा था, वो सारा कुछ आज हम इस वाले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि जिस समय कांग्रेस इलेक्शंस जीत रही थी तो क्या उस समय ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया में थी भी या नहीं। तो हमारा आंसर रहेगा कि नहीं भाई, ऑपोजिशन पार्टीज उस समय थी। ठीक है, तो कांग्रेस थी वो एक बात हो गई कि कांग्रेस का डोमिनेंस था। ठीक है, कांग्रेस का डोमिनेंस था वो एक बात है, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो भी उस समय क्या थी, इंडिया के अंदर प्रेजेंट थी। ऑपोजिशन पार्टीज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो चिंता वाली बात थी वो ये बात थी कि इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। ठीक है, इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था यानी चुनाव में जो इनको सीटें वगैरह मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि भाई ऑपोजिशन उस समय एग्जिस्ट करता था, लेकिन इनके पास केवल टोकन रिप्रेजेंटेशन था। मींस इनके पास जो सीटें थी वो केवल नाम मात्र की आती थी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 16 ही सीटें आई, हमने सोशलिस्ट पार्टी की बात की थी उसके पास केवल 3 सीटें आई। तो इस तरीके से इनके पास जो रिप्रेजेंटेशन था वो कम था, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट उस समय करती थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जो कि 1952 के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उससे पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इनका जो रोल आया, ठीक है, इनका जो इंपॉर्टेंट काम आया वो हमें देखने को मिला कब, 60s और 70s के डिकेड में। ठीक है, मतलब ये पार्टियां बन तो गई थी 1952 से पहले ही, लेकिन इन पार्टियों का जो महत्व था वो देखने को मिला 1960 और 1970 के दशक में, जब कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो खत्म हुआ। अब बात आती है कि कांग्रेस का डोमिनेंस कब तक था, तो देखो इसको समझिएगा। अगर हम बात करें लोकसभा की, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो लोकसभा में धूमधाम से जो कांग्रेस है वो 1977 तक बनी रही। 1977 तक सेंटर में कांग्रेस की ही सरकार रही। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट्स में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो बना रहा कब तक, 67 के इलेक्शन से पहले तक। ठीक है, 67 का जो इलेक्शन हुआ उसे जो है पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा गया, क्योंकि कांग्रेस काफी सारे राज्यों में हार गई। तो आप बोल सकते हो कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस बना रहा एक तरह से वो 67 तक बना रहा। ठीक है, और जब कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होना शुरू हुआ तब जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका जो इंपॉर्टेंट रोल था वो हमें देखने को मिला। तो अब बात आती है क्या कि ठीक है भी, कांग्रेस भी थी लेकिन उसका डोमिनेंस था, ऑपोजिशन पार्टीज भी एग्जिस्ट करती थी लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था, बहुत कम था। अब एक बात आती है क्या कि अगर इनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कम था तो फिर ये जरूरी क्यों थी, इनका सिग्निफिकेंस, इनका महत्व क्या था। चलिए उसको देखते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी इनका सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि भाई ठीक है रिप्रेजेंटेशन कम था लेकिन फिर भी जरूरी थी, और जरूरी इस वजह से थी। पहला पॉइंट क्या कि ये पार्टीज जो थी, जो ऑपोजिशन था वो रूलिंग पार्टी के काम पर हमेशा नजर रखता था। ठीक है, उसको जो है हमेशा डांटता फटकारता रहता था, उसको क्रिटिसाइज करता था कि भाई आपने ये गलत किया, इसको सही करो, ऐसा है। तो ये सारी चीजें वो करता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, केप्ट
रूलिंग पार्टी अंडर चेक। ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है, कि जो ऑपोजिशन था, हमारा ऑपोजिशन पार्टीज थी, वो रूलिंग पार्टी मतलब जिस पार्टी के पास पावर थी उसको हमेशा जो है डांट फटकार करके सही रास्ते पर, क्रिटिसाइज करके हमेशा सही रास्ते पर लाने का काम करता था। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब भी किसी देश में ऑपोजिशन होगा तो इसका मतलब उस देश में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव भी है। मतलब क्या, कि जो पार्टी रूल कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो हार जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ये ऑपोजिशन वही जो है हमें पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कीपिंग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अलाइव। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये भी है कि जैसे मान लो किसी देश में पीएम होता है और एक होता हमारा एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसे जो है नेक्स्ट पीएम, मतलब जो पीएम को रिप्लेस करने वाला, या तो पीएम का ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है कि कल को मान लो ये वाली रूलिंग पार्टी है, ये हार जाए, इसके पीएम हट जाए, तो एक जो नेक्स्ट पीएम पद का जो चेहरा होता है वो हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन में भी देख सकते हैं कि भाई ये दूसरी पार्टी जीत जाएगी तो इनका जो लीडर है वो क्या बन सकता है, पीएम बन सकता है। तो कीपिंग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव अलाइव, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, ये क्या करती थी, उन लीडर्स को ग्रूम करने का काम करती थी। मतलब ऐसे नेता तैयार करती थी जिन्होंने आने वाले समय में हमारे देश की राजनीति को एक नई शेप दी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ग्रूम्ड लीडर्स, ठीक है, ग्रूम्ड लीडर्स दैट प्ले क्रूशियल रोल, लिख लो इंपॉर्टेंट की जगह, क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर कंट्री, ठीक है। तो ये जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, इनके तीन काम बड़े अच्छे हमने देख लिए कि पहला, रूलिंग पार्टी को हमेशा कंट्रोल में रखती थी, दूसरा, हमें पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती थी, और तीसरा, ऐसे लीडर्स तैयार करती थी जिन्होंने बाद के समय में जाकर के हमारे देश की जो पॉलिटिक्स थी उसको शेप देने का काम किया। अब एक बात और जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो बाद में ऑपोजिशन पार्टीज बनी, लेकिन पहले वो लोग कांग्रेस में ही शामिल थे। तो जब ये पार्टीज ऑपोजिशन पार्टीज बनने से पहले कांग्रेस में ही शामिल थी, तब ये क्या करती थी कि कांग्रेस के अंदर ही जो पावर है उसको बैलेंस रखती थी, है ना, कि कोई एक ग्रुप अगर हावी होता, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप क्या करता, उसको जो है थोड़ा इस वे में बनाता कि उसकी पावर थोड़ी कम हो जाए। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर भी बैलेंस जो है ये बना करके रखती थी। तो फोर्थ पॉइंट आ गया, चेंज्ड बैलेंस ऑफ पावर विद इन कांग्रेस, ठीक है। तो यहां पर हमने बहुत आसान चीजें समझी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो देश में थी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कम था। जब कांग्रेस का डोमिनेंस कम हुआ उसके बाद उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ना शुरू हुआ। 1960s 70s में इन पार्टीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया देश की पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण थी। जब कांग्रेस का डोमिनेंस था तब भी ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये सारे काम ये कर रही थी। पहला, रूलिंग पार्टी पर जो है नजर रखती थी, उसके कार्यों को जो है गाइडेंस, निर्देश जो है वो देती रहती थी। दूसरा, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती थी। तीसरा जो है, ऐसे लीडर्स इन्होंने तैयार किए ऑपोजिशन वालों ने, जिन्होंने इन फ्यूचर आकर के हमारे देश की जो पॉलिटिक्स थी उसको शेप दिया। और जब ये पार्टीज कांग्रेस से अलग नहीं हुई थी, ठीक है, जब ये कांग्रेस में ही शामिल थी, तब इन्होंने कांग्रेस के अंदर भी बैलेंस ऑफ पावर को बना के रखा, या तो समय समय पर उसको चेंज भी करते रहे।
तो ये सिग्निफिकेंस हो गया किसका, ऑपोजिशन पार्टीज का। इसको इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद चलते हैं। अब उसके बाद एक अच्छी बात हमें देखने को मिलती है, क्या, रिलेशन किसके बीच में, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में। हालांकि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आती है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन। अब आप पूछोगे कि सर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में तो एक ही रिलेशन होता है कि जो ऑपोजिशन वाला है वो क्रिटिसाइज करता है रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी हमेशा कहता है कि ऑपोजिशन वाला हमें काम नहीं करने देता। लेकिन ये तो आज की स्थिति है, उस समय की स्थिति अलग थी, उस समय का जो डेमोक्रेसी था वो अलग था। तो इस समय इस टॉपिक को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जिस समय आज़ादी के बाद का जो समय था, ठीक है, आज़ादी के बाद का जो समय था, मतलब भारत जिस समय आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो रिलेशन था ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लीडर्स के बीच में, ठीक है, तो उनके बीच में हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखी जाती थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसके बीच में देखी जाती थी, जो लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी होते थे और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स होते थे, उनके बीच में हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होता था। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखना चाहें, ठीक है, जैसे जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के जस्ट बाद, ठीक है, देश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, अंतरिम सरकार बनी, क्योंकि उस समय इलेक्शन तो हुए नहीं थे। अब ये जो अंतरिम सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो जेएल नेहरू ने क्या किया इसके अंदर, ठीक है, जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर को ले लो, और इनके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती थी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में, कि जो विरोधी है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी तो हमें और भी एग्जाम्पल देता है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, एक सोशलिस्ट लीडर थे, नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से ज्यादा फेमस थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब देखो जेपी का नाम दो बातों से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो हमारे बड़े जो नेता थे वो तो सारे जेल में डाल दिए गए थे। तो उस समय जेपी ने उस चीज की कमांड जो है वो संभाली थी, देश के अंदर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। फिर जब भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 का वॉर हुआ, तो वॉर के टाइम पे लोगों को के बीच एक माहौल बनाना पड़ता है ताकि लोग देश का साथ दें, तो वो माहौल बनाने में भी जेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उसके बाद जब इमरजेंसी से ठीक पहले, ठीक है, गुजरात बिहार में छात्रों के आंदोलन शुरू हुए, तो वहां पर भी जेपी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जेएल नेहरू जो थे उन्होंने एक समय में जेपी को भी, जब आज़ादी के बाद सरकारें बनी, तो जेपी को भी वो चाहते थे कि भाई जयप्रकाश नारायण आए और मेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो। तो इस तरीके की म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टीज है, उनके बीच में देखी जाती थी। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 67 तक का जो समय था, ठीक है, पहला इलेक्शन 52 में हुआ, 51-52 में, और उसके बाद 67 तक का जो समय था, ये वाला जो फेज था, है ना, ये बिल्कुल यूनिक था। इसको आप क्या कह सकते हो कि ये वाला फेज जो है वो यूनिक था इंडिया की पॉलिटिक्स में,
इस वाले फेज में क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। लेकिन इस वाले फेज के बाद क्या हुआ, इस वाले फेज के बाद एक तो क्या हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। कांग्रेस का डोमिनेंस धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। कांग्रेस का डोमिनेंस कम हुआ। दूसरा, कांग्रेस का जो इंक्लूसिव नेचर था, पहले वो सभी दलों को अपने साथ लेकर के चलती थी, बाद में उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया कि भाई ड्यूअल मेंबरशिप नहीं चलेगी। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। तो वो चीजें जब हुई तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आई, इमर्ज हुई, और उनकी वजह से जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो बढ़ गया। और जैसे ही ये पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ तो एक चीज, ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन तो क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ने के साथ ही जो मोरालिटी होती है, जो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात थी, ये क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा बड़ी धूमधाम से कि भाई भारत में कांग्रेस का डोमिनेंस तो था लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज भी थी। जैसे ही कांग्रेस का डोमिनेंस कम होना शुरू हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। उन पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल भारत में प्ले किया, बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। और एक रिलेशनशिप हमने देखा कि उस समय ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में रिलेशनशिप क्या था, आजकल क्या है। आजकल तो आप देखोगे प्लेन बना करके ऑपोजिशन वाले प्लेन बनाते हैं और रूलिंग पार्टी की तरफ ऐसे उड़ाते हैं, आपस में धक्का मुक्की करते हैं, आपस में हाथापाई करते हैं। तो आजकल तो रिलेशनशिप आप कहोगे और भी बहुत ज्यादा प्यारा हो चुका है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद अब वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसी के अंदर सब टॉपिक है, अलग अलग पार्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली हमें 3 पार्टीज के बारे में पढ़ना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसके बाद में पढ़ेंगे। तो 3 पार्टीज में हमें कौन कौन सा पढ़ना है। पहला तो हमें भारतीय जनसंघ पढ़ना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हमें सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, छोटे आते हैं। ठीक है, तो ये 3 के बारे में अब हमें पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं भारतीय जनसंघ के बारे में। भारतीय जनसंघ, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। भारतीय जनसंघ जो है इसकी स्थापना 1951 में हुई। पहली बात, स्थापित कब हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, 51 में। कौन हुआ, भारतीय जनसंघ हुआ। स्थापना किसने की, तो हम कहेंगे इसकी जो स्थापना है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये दोनों ही बातों से क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, किसने की, दोनों बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद बात आती है कि ये जो भारतीय जनसंघ था इसकी अगर आप जड़ें ढूंढेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो वो लोग आए कहां से थे, तो आप लोग कहोगे कि वो लोगों का जो संबंध था वो किसी समय में हिंदू महासभा और आरएसएस से था। ठीक है, जिन लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की उनका संबंध आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, और हिंदू महासभा से रहा था। ये बात भी याद रखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात आती है कि जो भारतीय जनसंघ था इसकी आइडियोलॉजी क्या थी। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जनसंघ की जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक है, और ये भारतीय जनसंघ इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आज जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी देखते हो, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से ही बनी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
तो इसलिए ये इसकी आइडियोलॉजी को अगर आप समझ गए तो आप इससे बनी हुई पार्टी की आइडियोलॉजी को भी समझ सकते हो। चलिए देखते हैं। पहली बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि भारतीय जनसंघ कहता था, क्या कहता था, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। मीन्स क्या, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनसंघ का मानना था कि अगर हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी संस्कृति को और ज़्यादा जो है मजबूत करना होगा, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों के अंदर जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको बढ़ाना होगा, तभी हमारा देश और ज़्यादा मजबूत बन सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाली बात सीधी पूछी जाती है तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भारतीय जनसंघ था वो अखंड भारत की वकालत करता था, अखंड भारत। अब अखंड भारत से मतलब क्या है कि भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी ये थी रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत पाकिस्तान को मिलाकर के अखंड भारत का निर्माण जो है वो किया जाए। तीसरी बात जो हम लोग याद रखेंगे कि भारतीय जनसंघ इंग्लिश की जगह किसको, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का पक्षधर था। तो जो एजिटेशन इस चीज को लेकर के हुए कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो उसमें ये जो है बड़ा आगे रहता था। ये तीसरी बात जो है हमें याद रखनी है। उसके बाद आती है फोर्थ बात। चौथी बात क्या है कि भारतीय जनसंघ जो माइनॉरिटीज थी, स्पेशली रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज भी लिख सकते हो, जो माइनॉरिटीज थी उनको जो कंसेशन सरकार के द्वारा दी जाती थी, कंसेशंस, उनका पक्षधर नहीं था कि भाई माइनॉरिटीज को किसी भी तरीके से जो कंसेशंस है वो नहीं दी जानी चाहिए, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, कल्चरल माइनॉरिटीज हो, तो उनके जो है ये खिलाफ था। फिफ्थ बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के फेवर में थे, क्योंकि इनका मानना था कि भाई देश है, देश को पड़ोसियों से खतरा है, हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, उनसे हमें खतरा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए और एनर्जी पर्पस के लिए भी जो है न्यूक्लियर पावर है उसको जनरेट करना चाहिए, और सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमें बनाने चाहिए, ताकि इससे क्या हो, हमारा देश जो है वो सुरक्षित हो। तो ये सारी की सारी बातें, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, अखंड भारत का निर्माण, रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कंसेशंस न देना, और न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट करना, मतलब उनको बनाना, ये सारी चीज़ें जो है इसकी आइडियोलॉजी में शामिल थी। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कई बार ये भी बन जाता है कि भाई इसके कुछ लीडर्स थे और उन लीडर्स से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो हम देखते हैं। इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब आप लोग जो है दो लीडर्स का नाम यहाँ पे याद रखेंगे, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमने कर ही लिया, अब एक दूसरे लीडर इसके थे जिनका नाम हमें याद रखना है, दीन दयाल उपाध्याय, इनका नाम हमें याद रखना है। अब ये दीन दयाल उपाध्याय जो है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का, ठीक है। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन इतना ही आता है बस कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया। रेयर ही चांस है कि पूछ ले कि भाई इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है, तो आप लोग सिंपल से कहोगे इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब है कि जो ह्यूमन है वो सेंटर में है, मानव जो है वो केंद्र में है, ठीक है। जो सारी चीजें की जानी चाहिए वो मानव को केंद्र में रख करके की जानी चाहिए। प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य, बैलेंस बनाना चाहिए। तो दूसरी बात आती है एनवायरनमेंट या नेचर के साथ हमें सामंजस्य
बनाना चाहिए, बैलेंस बना करके रखना चाहिए। और तीसरी बात, जो पैसा है, जो पूंजीवाद है, उसका विरोध, ठीक है, कैपिटलिज्म का, कैपिटलिज्म का। तो ये 2-3 बातें इसके अंदर शामिल की जाती है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, कि जो केंद्र है में है वो कौन है, मानव है, ठीक है। और कैपिटलिज्म जो है उसका विरोध किया जाना चाहिए, प्रकृति के साथ हमें क्या सामंजस्य, बैलेंस बना करके चलना चाहिए। तो इतनी बातें अगर आप जनसंघ के बारे में याद रख लेते हैं तो वेल एंड गुड है, आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी की, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब आपको देखो, पहली ही बात से क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन यही बनता है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कब स्थापित हुई। और जब आप लोग सैंपल पेपर्स वगैरह देखते हो तो उसमें 2 अलग अलग ईयर्स दिखाई देते हैं, उसी कंफ्यूजन को आज दूर कर देते हैं। देखो, कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में वैसे तो कई ब्रांचेस है, लेकिन 2 ब्रांचेस की मेन बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी की 2 ब्रांचेस कौन सी, पहला तो CPIM। क्या है ये CPIM, अभी इसके बाद में बताएंगे, पहले इस्टेब्लिशमेंट ईयर कर लेते हैं। और एक है CPI, ठीक है, CPI और CPIM। अब देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1917 में, 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। अब ये जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई, इसके बाद 1920 में एक जगह है ताशकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है आज के समय में। तो आप ताशकंद याद रखेंगे, उस समय USSR का पार्ट है। तो ताशकंद में जो MN रॉय थे, MN रॉय, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये जो CPIM है, CPIM का मतलब हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मार्क्सिस्ट, यानी कि मार्क्सवादी। इसको हिंदी में माकपा भी बोलते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो CPIM है, ये इसी साल को जो कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो मानती है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, इसके 5 साल के बाद 1925 में, ठीक है, इसके 5 साल के बाद 1925 में भारत में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई फिर से। तो ये जो CPI है, ये 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर मानती है, ठीक है। तो CPI अपना इस्टेब्लिशमेंट ईयर मानती है 1925 को, CPIM अपना जो वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो मानती है किसको, 1920 को। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात हो गई कि कब हुआ, क्या हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, इस कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विचार, 2 बातें हमें जाननी है। पहली बात तो ये कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली, उसे ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं मानती थी, डिपेंडेंस नहीं मानती थी, कि भाई जो आज़ादी हमें मिली वो वास्तव में सच्ची आज़ादी नहीं है, क्योंकि किसान, मजदूर, जो गरीब लोग हैं उनका तो कुछ भला हो ही नहीं रहा है। दूसरा, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये वॉयलेंस का रास्ता, ठीक है, वॉयलेंस का रास्ता चूज करती है। और आप देखेंगे कि तेलंगाना के अंदर अपराइजिंग, ठीक है, उसको लीड करती है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद ये क्या करती है कि आज़ादी को, सही आज़ादी या ट्रू इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं मानती, और उसके बाद तेलंगाना के अंदर एक अपराइजिंग होता है जिसको ये लीड करती है।
और आपने पढ़ा भी होगा हैदराबाद वाले केस में कि वहाँ पर हैदराबाद रियासत में पीजेंट्री वुमेन्स को लेकर के जो है अपराइजिंग हुआ था और उसको लीड इस सीपीआई ने ही किया था। लेकिन ये सारा अपराइजिंग होने के बाद इनको अचानक से याद आता है कि भाई देखो ये सारी चीज़ें जो है वो तो ठीक नहीं है, हमें तो कुछ और करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। तो फाइनली ये लोग वायलेंस का रास्ता छोड़ करके 1951-2 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, जिसे 1952 का आम चुनाव भी कहा जाता है, मतलब फर्स्ट जनरल जो इलेक्शन हुआ उसमें पार्टिसिपेट करती है और उसमें पार्टिसिपेट करने के साथ ही इस पार्टी को आपको पता है 16 सीट्स मिलती है। हालांकि जानने वाली बात यह है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी पहले कहाँ पे थी? पहले ये कांग्रेस के अंदर ही थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कांग्रेस के अंदर ही हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में समय आया दिसंबर 1941 का। इस दिसंबर 1941 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसने ब्रिटिशर्स का साथ देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। ठीक है, वॉर अगेंस्ट जर्मनी। जबकि कांग्रेस चाहती थी कि भाई ब्रिटिशर्स का साथ न दिया जाए ताकि हम लोग जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी मांग सके, उनको कमज़ोर होने दो। लेकिन सीपीआई ने क्या किया? ब्रिटिशर्स का साथ दिया जर्मनी के खिलाफ। उसकी वजह से ये जो सीपीआई, जो किसी समय कांग्रेस का ही पार्ट थी, कांग्रेस के अंदर ही इसकी स्थापना हुई थी, इससे दूरी बनाने लग गई। कांग्रेस ने सीपीआई से अपने आप को क्या कर लिया? दूर कर लिया। ठीक है, और दिसंबर 1941 में ये जो है कांग्रेस से अलग हो गए। और उसके बाद की बातें मैंने आपको बता ही दी कि बाद में इन्होंने कहा कि भाई हमें आज़ादी मिली है, वो सच्ची नहीं है। तेलंगाना में इन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया, विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया और बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये विरोध वाला काम तो ठीक नहीं है, तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लिया। और पार्टिसिपेट करने के बाद इन्हें 16 सीटें और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है ये बन गई इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये वाली बातें समझ में आ गई होगी। पहले ये कांग्रेस में थे, दिसंबर 1941 में इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया जर्मनी के खिलाफ, उसकी वजह से ये कांग्रेस से अलग हो गए। अब एक लास्ट बात जो हमें याद रखनी है, क्या? 2 चीजें। पहली तो ये कि 1964 में, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसमें स्प्लिट हो गया, यानी जो सीपीआई है वो डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में। एक तो सीपीआई एज इट इज ही रही और जो इनसे अलग हुए वो कौन? सीपीआई एम वाले, जिसकी बात मैंने पहले बताई थी। अब ये सीपीआई एम कौन था, सीपीआई कौन था? आप सबको पता है 62 में वॉर हुआ चाइना के साथ, भारत का। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर हुआ। अब इंडिया चाइना वॉर के बाद, यहां लिख लेते हैं इंडिया चाइना वॉर, इसको इरेज कर देते हैं। तो इंडिया चाइना वॉर के बाद जो सीपीआई है उसमें 2 तरह के विचार थे। कुछ लोग जो चाइना का फेवर ले रहे थे, कुछ जो चाइना के फेवर में नहीं थे, यानी कि मान सकते हो रूस के फेवर में थे, रूस के विचारों से एग्री करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो लोग चाइना के फेवर में थे वो सीपीआईएम में चले गए। ठीक है, यहाँ पे तो इनको बोला गया प्रो चाइना, और जो सीपीआई वाले थे जो रशिया के फेवर में थे उनको बोला गया प्रो सोवियत। ठीक है, यानी कुछ लोग जो इस वॉर का समर्थन करते थे कि चाइना ने जो किया वो ठीक किया, कुछ ने कहा कि जो चाइना ने किया वो ठीक नहीं किया। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो गई। चाइना वाले सीपीआईएम में चले गए, सोवियत वाले यानी जो यूएसएसआर वाले थे वो सीपीआई में एज इट इज बने रहे। तो इस तरीके से इनके अंदर स्प्लिट हुआ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1964 में आप कहोगे सीपीआई में स्प्लिट हुआ, सीपीआईएम और सीपीआई बनी। सीपीआई वाले वो जो रशिया की विचारधारा से एग्री करते थे, सीपीआईएम वाले जो चाइना की विचारधारा से एग्री करते थे। ये और एक लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके 1-2 लीडर्स का नाम आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, 1-2 लीडर्स का नाम याद कर लो। जैसे एक इसके लीडर थे AK गोपालन, ये याद रख लो। दूसरा इसके लीडर है SA डांगे, ये याद रख लो। एक EMS नंबूदरीपाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक लीडर याद रख सकते हो PC जोशी।
ठीक है, तो ये कुछ लीडर्स थे जिनके नाम आप लोग वैसे ही ऊपरी तौर पर याद रख लीजिएगा। एग्जाम में कई बार आज आने शुरू हो गए इस तरह के क्वेश्चंस कि भाई ये लीडर है, बताओ इसका संबंध किस पार्टी से है, तो ये ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। अब लास्ट पार्टी पढ़ते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट पार्टी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है सोशलिस्ट पार्टी। अब इसके बारे में बस 2-4 बातें ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। सोशलिस्ट पार्टी की स्टैब्लिशमेंट 1934 में हुई, ठीक है, किसने की? यंग लीडर्स ने की। कांग्रेस के अंदर ही इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कुछ यंग लीडर्स थे, उन्होंने 1934 में कांग्रेस के अंदर ही क्या बना ली? सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के तौर पर, ठीक है। तो आप इसको उस समय क्या बोलते थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो 1934 में यंग लीडर्स ने मिलकर के बनाई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब इन यंग लीडर्स में से जैसे एक आध नाम याद कर लो, जैसे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे किसके? इस पार्टी के। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ यंग लीडर्स ने मिलकर के 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो बना ली। जैसे एग्जांपल के लिए हमने इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट का नाम याद कर लिया, आचार्य नरेंद्र देव। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईयर आया 1948 का। एक बात और जो यहां से आप याद रखोगे कि इन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी ताकि ये कांग्रेस को और ज्यादा रेडिकल और इगैलिटेरियन बना सके, ठीक है, समतावादी, सभी के लिए समानता रखने वाली, ठीक है। तो समतावादी जो है कांग्रेस को बना सके, इसलिए इन्होंने ये पार्टी की फॉर्मेशन की थी। लेकिन 1948 में आकर के जब कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कांग्रेस ने क्या किया था 48 में? कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा बदलाव कर लिया। और बदलाव से क्या कर दिया था उन्होंने? ड्यूअल मेंबरशिप खत्म कर दी थी। अब जब ये ड्यूअल मेंबरशिप खत्म हो गई कि भाई आप जो है अब अपने अलग से फैक्शंस ग्रुप्स कांग्रेस के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है, आप एक ही पार्टी के मेंबर माने जाओगे और वो कांग्रेस के, तो फिर इन्हें इससे निकलना पड़ा, कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा। और कांग्रेस से बाहर निकलकर इन्होंने ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसी का नाम रखा सोशलिस्ट पार्टी। अब 1955 में इनके सामने एक डिलेमा आ गया। अब डिलेमा क्या आ गया कि ये लोग जो है सोशलिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। सोशलिस्ट विचारधारा क्या होती है कि आप एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें शोषण ना हो, एक्सप्लोटेशन ना हो, ठीक है, एक ऐसा समाज जिसमें किसी का भी एक्सप्लोटेशन या शोषण ना हो। ये आम और सिंपल सबसे परिभाषा है, ठीक है। इसके थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और योग्यता के अनुसार उन्हें अपना जो फल है, जो रिजल्ट है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये बातें होती है सोशलिज्म के अंदर। तो ये इसकी विचारधारा थी। अब कांग्रेस ने 1955 में क्या कहा कि हम भी हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को सोशलिस्ट पैटर्न के अनुसार बनाना चाहते हैं। हम भी क्या करना चाहते हैं? देश को सोशलिस्ट पैटर्न के अनुसार बनाना चाहते हैं। हम भी ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें किसी का शोषण ना हो, सब लोग जो है काम करें, सब जो है क्षमता के अनुसार काम करें, योग्यता के अनुसार मिले सबको। तो जब कांग्रेस ने भी ये अनाउंस कर दिया तो इनके पास अब बचा क्या? भाई हम जो चाहते थे वो तो कांग्रेस भी अब करने वाली है ना। तो इस तरीके से ये जो पार्टी थी इसकी विचारधारा का जो महत्व जो है ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी सेम काम कर रही थी। हालांकि आज के समय में आप देखोगे तो आपको जो है अलग अलग नाम से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कुछ हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले लो आरजेडी, मतलब क्या? राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। एक आप कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हो जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, और एक आप लोग याद रख सकते हो क्या? जनता दल सेक्युलर,
जनता दल सेक्युलर, ठीक है। हालांकि उस समय पे भी जब ये लोग कांग्रेस से अलग हुए थे और उसके बाद जब कांग्रेस ने जो है क्या किया था 1955 में, जब अपना जो है ये बताया था कि हम भी सोशलिस्ट पैटर्न पे जाएंगे, तो उस समय में भी इसकी कई सारी ब्रांचेस निकल गई थी। जैसे आप कुछ याद रख सकते हो, किसान मजदूर, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। एक याद रख सकते हो पीएसपी, ठीक है, पीएसपी, पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और एक याद रख सकते हो आप लोग एसएसपी, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो ये अलग अलग तरह की सोशलिस्ट पार्टीज के नाम हैं। आप इनमें से कोई भी दो नाम याद रख सकते हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई सोशलिस्ट पार्टी के दो एग्जाम्पल्स दो कि भारत में कौन कौन सी सोशलिस्ट पार्टी दिखाई देती है। तो आप इनमें से कोई भी दो नाम याद कर लो, है ना, एग्जाम में धूमधाम से आपका आंसर जो है वो वहां से बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये जो है लेसन था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से और रहता है और कई बार आ जाता है, इस टॉपिक का नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। एक पिक्चर जो है बुक के अंदर गिवन है, उसमें दिखाया गया है पेयर ऑफ बुलॉक्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कांग्रेस का जो सिंबल है आज आपको दिखाई देता है हाथ का निशान है, हमेशा से तो ये नहीं था, ठीक है। तो आप देखना कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए वहां से लेके 71 तक, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, जो सिंबल यूज किया वो था अ पेयर ऑफ बुलॉक्स विद अ योक, ठीक है। तो एक बैलों की जो दो बैलों की जो जोड़ी है वो उनका सिंबल था। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो यहां से याद रखिएगा। इसी के साथ ही एनसीईआरटी का जो थ्योरी वाला पार्ट था यहां तक इस इस लेसन के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आप चाहते हैं कि आपको ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।